वह उसके और करीब आ गई थी, एक लाल शादी की जोड़ी पहनकर, जबकि सिमरन की जिंदगी उसके गले में अटक गई थी। मुझसे मत आओ, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्यों? मुझसे प्यार मत करो। तुम्हें तो बहुत बड़ा शौक था मुझसे शादी नहीं करने का, मेरी शादी की पहली रात मेरे साथ मनाने के लिए। तो अब मैं सब कुछ कर रहा हूं, पहले शादी और फिर बाद में हनीमून। एक बार दुल्हन के रूप में मेरे ऐसे को सजाओ। मैं तुम्हें इतना खुश करूंगी कि तुम्हें पूरी जिंदगी मुझे भूलना नहीं पड़ेगा। शुभम उस समय पत्थर जैसी कठोरता में था। आखिरकार गुस्से को सहते सहते लाल अंगार खत्म हो गया। उसने उसके सामने वह लड़की बैठी देखी जिसे वह अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था, और यह सब उसके साथ था, उसे नहीं पता था। और अब उसकी मना करने पर वह पागल होकर शादी करने की कोशिश कर रहा था, लाल जोड़ी पहनकर, और मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था, जबकि सिमरन डर के मारे कांप रही थी। शुभम शर्मा को पता नहीं था कि वह इतनी जुनूनी इंसान है। वह सीधा साधा लड़का, समझने वाला था, लेकिन आज उसके सामने जो खड़ी थी वह कोई और थी। शुभम शर्मा वह नहीं था जो सिमरन के पसीने में भी दौड़ता। वह सब झूठ था। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कृपया माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मरकर भी नहीं। मेरी सगाई किसी और से हो चुकी है और आज मैं शादीशुदा हूं। दोस्तों की बात पर मैंने उसे शर्त लगाई थी कि तुम्हारे प्यार के जाल में फंसाकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और मैं वह शर्त भी जीत गई। अब तुम भी अपना रास्ता लो। मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकती और न ही शादी कर सकती। खैर, वह गुस्से में था। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मेरा नाम भी शुभम शर्मा है। जो भी होगा वह मेरे साथ जीने से होगा। शादी सही नहीं है, लेकिन बिना शादी के मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के पास रहूंगी। यह कहते हुए उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, लाल जोड़ी फेंक दी और सिमरन को अपनी कलाई पकड़कर जोर से खींच लिया। सिमरन की पकड़ उसके मजबूत हाथों में थी और उसकी नाजुक कमर धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर बढ़ने लगे और ब्लाउज की डोरियों तक पहुंच गए। सिमरन की सांस गले में अटक गई। उसने एक झटका लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और शुभम की ओर देखा, जहां शुभम की आंखों में गुस्सा, नफरत और बदला लेने की आग जल रही थी। इस मोड़ पर शुभम को लाने वाला कोई और नहीं था सिवाय सिमरन के। सिमरन की आंखों से दो आंसू गिर पड़े। आज उसे अपनी गलती का बहुत बुरा लग रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे खुले। कृपया शुभम। लेकिन शुभम ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और अपने दूसरे हाथ की अंगुली उसके कांपते हुए नर्म होंठों पर रख दी। आज सिमरन उसे रोक नहीं पा रही थी। आज तो मुझे नहीं रोक सकती, शुभम ने यह कहते हुए उसके डोरियों को खोल दिया। अगले ही पल वह नीचे झुका और गिर गया। सिमरन की कमसिन सुंदरता उसके सामने थी, और फिर उसने अपने फटे कांपते होंठों को धीरे धीरे रखा। मुझे माफ कीजिए, क्या मैं आपसे 2 मिनट सुन सकती हूं? लड़की की आवाज सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोग सीधे बात करते थे। ज्यादातर लोग अपनी शख्सियत में दब जाते थे। वह एक दबंग इंसान था, 6 फीट से ऊंचा, चमकदार, मोटा और सुंदर काले बालों वाला, जो किसी राजकुमार से कम नहीं लगता था। उसकी खूबसूरत और जादुई शख्सियत उसे हमेशा थोड़ी नादान भी बना देती थी। सामने वाले से बात करके उसने पहले कभी यह नहीं सोचा था। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था, और उसी पल उसकी जादुई क्षमता सामने बिखर जाती थी। यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियां प्यार भरी नजरों से देखती थीं, यह वह नहीं जानती थी। वे सपनों को सजाती थीं कि उनकी जिंदगी में एक सुंदर और हैंडसम लड़का आए,
लेकिन अब तक कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो शुभम की नजरों में कुछ कर पाती। शुभम की आंखों में देखकर लड़की का दिल धड़कता था और शुभम सोचता था कि हाँ, यह लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। उसकी सारी खूबसूरती के बावजूद शुभम किसी लड़की को नजरअंदाज करता था। कुछ लड़कियां घमंडी और अकड़ वाली थीं, कुछ नाम सुनकर और ज्यादा तारीफ करती थीं। लेकिन शुभम शर्मा के बारे में किसी ने क्या सोचा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज यह सुंदर मधुर आवाज सुनकर शुभम अचानक चौंक गया और लड़की की ओर देखा। लड़की को देखकर उसके दोस्त तुरंत शोर मचाने लगे। जब उसने उन पर घूरा तो सब चुप हो गए। वह उसके साथ मजाक करता था, लेकिन उसके गुस्से से भी डरता था। बताइए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने सामान्य चेहरा बनाकर सिमरन से पूछा। असल में मुझे आपके नोट्स चाहिए थे। क्या आप मुझे अपने नोट्स दे सकती हैं? मैं यूनिवर्सिटी में नई हूं। जब सबसे ज्यादा पूछा गया तो यह पता चला कि आप यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे और वादा खिलाफ लड़कों में से हैं। इसलिए मैं आपके पास आई हूं। वादा है कि नोट्स कॉपी करके तुरंत लौट आऊंगी। उसने आंखें झुकाते हुए कहा। उसका दोस्त हाथ छाती पर रखकर खड़ा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शुभम शर्मा 2-4 शब्द जरूर बोलेगा और उसे भगा देगा। उसे पता था कि लड़कियां अक्सर नोट्स के बहाने उससे बात करती हैं, लेकिन उनके बोलने के तरीके को सुनकर शुभम शर्मा ने ध्यान दिया। अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, घर में रखे हैं। अगर कल मुझे याद आया तो लाऊंगी, नहीं तो अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूं। क्या वह नोट्स आपके मोबाइल में नहीं है? अगर आप बुरा ना माने, क्या आप उन्हें मोबाइल से साझा कर सकती हैं? शुभम ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल हाथ में दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वह लड़की इसे मना नहीं कर सकती थी। और शायद यह पहली बार था, क्योंकि शुभम कभी किसी दोस्त को भी अपना मोबाइल नहीं देता था। उसने ब्लूटूथ चालू किया और नोट्स मोबाइल पर ट्रांसफर हो गए। थोड़ा देर से उसने मोबाइल लौटाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली। यह कहते हुए उसने शुभम की ओर हल्की मुस्कान दी और शुभम का दिल उस पल के लिए धड़क उठा। उस हल्की मुस्कान ने लड़की के गालों पर गहरे डिंपल बना दिए, जो उसकी सुंदरता में और भी निखार ला रहे थे। कितने ही पल शुभम ने उसका चेहरा देखा जब लड़की धन्यवाद कहकर वहां से चली गई। लड़की चली गई और शुभम लगातार उस लड़की को देखता रहा जो दूर जा रही थी। उसके एक दोस्त रोहित पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चली गई, वापस आ जाओ। शुभम हमेशा की तरह अपने लक्ष्य पर सीधे था। दोस्तों ने उसके चेहरे पर फैलती शरारती मुस्कान देखी और सिर खुजाने लगे। तुम क्या देख रहे हो? गरीब मासूम लड़की, इसलिए थोड़ा मदद किया। थोड़ा मदद? तुम कह रहे हो थोड़ा मदद? तुमने अपना मोबाइल दिया और यह कोई छोटी बात नहीं थी। रोहित यह सुनकर हैरान था। रोहित की बात पर कार्तिक भी आगे आया। वाह भाई, तुमने इतना कभी मोबाइल को छूने नहीं दिया और अब आराम से लड़की को पकड़ लिया। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वह तुम्हारे नंबर का बहाना बनाकर ये सब कर रही थी। कुछ भी सोचो, बात करने से पहले 100 बार सोचो। उसने नोट्स न भेजे, न व्हाट्सएप पर भेजे और अपने नंबर नहीं दिया। नोट्स ब्लूटूथ से लिए गए थे। अब यहां से भूख लग रही है, कैंटीन चले। वह सबको टालना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके कितने दोस्त हैं। अगर पीछे गए तो बालों की खाल भी निकाल देंगे। वह अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की ओर बढ़ा, जबकि सिमरन दूर चली गई थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और शुभम को देखा, जो अब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जा रहा था। सिमरन उसकी पीठ तक निहारती रही जब तक वह उसकी आंखों से गायब नहीं हो गया। अगले दिन शुभम शर्मा की क्लास जल्दी खत्म हुई और उसकी आंखें लगातार किसी को ढूंढ रही थीं। क्या हुआ राजकुमार, किसको ढूंढ रहे हो? रोहित ने उसकी बेचैनी देखकर आखिरकार पूछा।
कोई नहीं, शुभम ने धीरे से कहा। तुम दुनिया में सबको झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। क्या ये सच नहीं है कि तुम इस लड़की के प्यार में पड़ गए हो? वैसे भी बहुत शक है कि वह लड़की बहुत शक वाली नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। उसके दोस्त बहुत भरोसेमंद हैं। किसी को बताए कुछ नहीं करना चाहिए, शुभम ने सख्त लहजे में कहा। रोहित मुस्कुराया और बोला, तुम विश्वास करो या नहीं, तो लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। शुभम ने उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। तभी उसने सिमरन को देखा, जो दूर एक बेंच पर बैठी थी। तेज हवाएं चल रही थीं और उसके बालों के साथ खेल रही थी। पढ़ाई के बीच वह कभी पीछे की ओर बाल ठीक करती, कभी सभी बाल जोड़ देती, लेकिन उसके मुलायम और घने बाल थोड़े ही पल में फिर बिखर जाते। इस बार वह जल्दी से अपने नोट्स में व्यस्त थी। क्या हुआ? क्यों उसे देखने से रुक गए? रोहित ने शरारती अंदाज में पूछा। शुभम ने उस पर घूरा, जिस पर रोहित तुरंत डर गया। अरे भगवान, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे कच्चा चबाओगे क्या? उसने यह कहते हुए कहा। अगर उस लड़की से बात करनी है तो जाओ और कर लो, दूर से क्या जरूरत है? लेकिन शुभम बिना उत्तर दिए सीधे कदमों से सिमरन की ओर बढ़ा। सिमरन के दोस्त भी थोड़ी दूरी पर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। शुभम के हाथ में कुछ नोट्स थे जो उसने भेजना भूल गए थे, और थोड़ी देर पहले ही वह प्रिंटर की दुकान गया और नोट्स प्रिंट कराए। ले लो, तुम भेजना भूल गए थे, उसने सीधे तरीके से कहा। सिमरन पहले हैरान होकर उसे देखा और फिर खुले दिल से मुस्कुराई। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बिना संकोच कह सकती हो। उसकी बड़ी काली आंखें खुशी से चमक रही थीं, क्योंकि किसी ने पहले कभी इतनी मेहनत से नोट्स नहीं दिए थे। लेकिन सिमरन की यह बड़ी मदद उसे बहुत खुश कर गई और वह सहज हो गया। लंबे और घने पलकों की छांव कभी गिरती और कभी उठती। उसकी मुलायम नीली आंखें पिंक होठों के साथ शुभम को धन्यवाद कह रही थीं। लेकिन शुभम ने देखा और कुछ सुना कि वह कहाँ दे रही थी। वह केवल उसके चेहरे की सुंदरता और उसकी मासूमियत थी। और जब सिमरन ने अपनी आंखें उठाई और उसने हाथ हिलाया, तो वह अपनी संवेदनाओं की दुनिया में वापस आ गया। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूं, शुभम ने अनजाने में अपने दिल से पूछा। जब नोट्स अच्छे से आए, तब कुछ ही दिनों में सिमरन उसकी जिंदगी में आई और तब से उसकी जिंदगी में कई बदलाव आने लगे। वह कभी भी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन सिमरन के आने के बाद, चाहे इच्छा के बावजूद, वह उसे रोक नहीं पा रहा था। एक अजीब खिंचाव था जो उसे सिमरन की ओर खींच रहा था। कहीं यह नहीं कि वह सिमरन से प्यार में पड़ गया था। पहली नजर का प्यार, उसने सुना था, पहली ही झलक में आंखों के सामने सीधे दिल में उतर जाता है। तो अब मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह प्यार नहीं है, और पहली नजर में मैं बिल्कुल भी प्यार में नहीं हूं। उसने अपने आप से गुस्सा किया और तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी से प्यार करना कुछ मुलाकातों में संभव है। सिमरन ऐसे थी, मासूमियत उसके चेहरे पर थी, और वह कहने लगी, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं। मैं लंबे समय से कोशिश कर रही हूं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है कि तुम मुझे समझा सको? शुभम शर्मा ने उसे थोड़ी दूरी पर बेंच पर बैठा और अपने हाथ से नोट्स लिया। फिर उसने उन्हें समझाया। इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक समझदार इंसान था और उसकी यूनिवर्सिटी में टॉपर भी था। छात्र उसे देखकर हैरान थे कि आज शुभम उस लड़की के पास बैठा है। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, एक छात्र ने गुजरते हुए ताना मारा। शुभम ने अपने माथे पर तनाव महसूस किया।
उससे पहले वह उठकर सिमरन से पूछता कि उस छात्र को पकड़ लिया और उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया। सिमरन के मुलायम हाथ का स्पर्श होते ही शुभम के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वह चौंक गया और सिमरन की ओर देखा। सिमरन ने भी जब अपनी गलती समझी तो तुरंत शुभम के पास से दूर हो गई। मुझे माफ करना, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वे फिर कभी ऐसा ना कहें। मैं किसी को बिना वजह मेरे चरित्र पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दे सकती। हम सभी लोग अपनी बात बंद नहीं कर सकते। उनका काम हमेशा इसी तरह चीजें बनाना होता है। सिमरन धीरे धीरे बोली, लेकिन मुझे माफ करना, ये मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हारे पास इस तरह करीब नहीं आना चाहिए था। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सहज हो। अगर तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो या कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता सकती हो। यह कहते हुए वह उठ गया और चला गया। हालांकि उसका दिल वहीं लंबे समय तक बैठा रहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह कुछ देर और वहीं बैठा रहेगा तो कुछ कहने के लिए आएगा। सिमरन ने शुभम को जाते हुए देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। इतनी जल्दी? तुम मेरे जाल में फंसोगे और मेरी 10,000 की शर्त हार जाओगे। उस समय वह रिया के साथ हॉस्टल में बैठी थी और अपनी दोस्त की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरह का काम मत दो, क्योंकि मैं इस तरह के कामों में बहुत माहिर हूं। आखिरकार भगवान भी खुला है, और जब सामने इतना सुंदर और पागल इंसान हो तो कोई काम नहीं बन सकता। मैं पहले ही कह चुकी थी कि ये लड़के बहुत बेवकूफ हैं। उन्हें अपने जाल में फंसाना आसान है। और जहां तक शुभम का सवाल है, मैं कह सकती हूं कि शुभम शर्मा मासूमियत के जाल में फंस गया। यह कहते हुए सिमरन की हंसी और भी जोर से उठी। रिया ने कुछ पल उसे देखते हुए कहा, सच में सिमरन, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस मासूम लड़की के पीछे कितनी हॉट लड़की छुपी हुई है। रिया ने फिर से जोर से हंसी। लगभग 1 हफ्ता पहले उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वह अपने सीनियर कजिन और कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी जब उसकी एक दोस्त ने ठंडी आहें भरी, यार, क्या तुमने शुभम देखा? कितना चार्मिंग और हैंडसम मर्द है। मैं पहली ही नजर में दीवानी हो गई। उसने मुझे भी अपना फैन बना लिया। अगर मैं तैयार हो जाऊं तो उसकी फैन बन सकती हूं। हाय, उसकी गहरी भूरी आंखों में डूब जाना चाहता है। यह सुनकर सिमरन ने कहा, यहां बैठकर ठंडी आ जाए और प्रपोजल भरना बेहतर है। माफ करना दीदी, मैं अपमानित नहीं होना चाहती। तुम नहीं जानते कि वह कितना सख्त है। अगर दोस्ती में गलती भी हो जाए तो भी वह इतना कहता है कि लड़की की आंखों से खून और आंसू बहते दिखते हैं। सिमरन ने देखा कि उसके कदमों पर उसका दिल भी बाहर निकल रहा था। फिर भी वह मेरी ओर अपनी आंखें नहीं उठाता। नेहा की बातें सुनकर सिमरन ने देखा कि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। ऐसा कैसे संभव है कि कोई लड़का किसी लड़की को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर सके? अब तक उसके सामने ऐसा कोई लड़का नहीं आया। उसने जो भी लड़के देखे वे लड़कियों पर फिदा थे और उनके सौंदर्य के दीवाने थे। फिर शुभम शर्मा ने इसे किस किया। शायद उसके अंदर ये बात थी कि वह उस लड़के से प्यार करती है। मैं पागल हूं। मैंने देखा है कि लड़के लड़कियों के पास आते हैं और फिर उनसे दूर भाग जाते हैं। अब तक किसी लड़के ने मेरी आंखों में कदम नहीं रखा। और अगर सब कुछ सच भी कहें तो मुझे लगता है कि यह सब किताबों की बातें हैं, क्योंकि औरत एक खूबसूरत चीज है और पुरुष उसकी खूबसूरती के आगे झुकता है। और ये दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर ये काम इतना आसान है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? क्यों खुद नहीं? क्या वो अपनी जाल में फंस जाएगी? उसके सीनियर में से एक कह रहे थे और खुलकर हंस रहे थे, अगर मैं ये करूं तो बदले में तुम लोग क्या दोगे? वह पहले से ही तैयार था। उसे बचपन से
रोमांच पसंद था और उस समय वह भूल गई थी कि उसकी भी सगाई हो चुकी है। अगर उसकी सगाई को पता चला तो उसे बहुत परेशानी हो सकती थी। हम सब तुम्हें 10 से लेकर 100 रुपए देंगे। अब जितनी भी लड़कियां वहां थीं, कुल मिलाकर 6, तो उसके पास 60 रुपए आ जाने थे। उसने खुले दिल से मुस्कुराया। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग देखो तमाशा। मैडम, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, केवल 1 महीने का समय है। अगर तुम उसे पागल कर दो उसके प्यार में और वह तुमसे प्रपोज करे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, वरना नहीं। रिया ने यह कहकर जोर जोर से हंसी। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 1 महीने में मैं इसे 15 दिन में कर दूंगी। उसे उसकी आंखों की पूरी जानकारी थी। वह जानती थी कि उसकी आंखों में जादू है जिससे कोई भी उसके जाल में फंस सकता है। यह गुरुवार का दिन था। उसके 2 क्लास थे और उससे पहले उसने अपने एक सीनियर के साथ समय बिताया। उस टेबल को भी देखा गया। उसका सीनियर शुभम शर्मा की क्लास में पढ़ता था, जिससे उसे पता चला कि शुभम के भी उस दिन 2 क्लास थे। उसने शुभम की दिनचर्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हर सुबह वह यूनिवर्सिटी आता, क्लास लेने के बाद लाइब्रेरी में बैठता और वहां इतिहास की किताबें पढ़ता। उसके बाद वह अपने पिता के ऑफिस जाता और उनके बिजनेस को संभालता। वह कितना नीरस आदमी था, उसने सोचा। मासूम लग रहा था। लेकिन अगले दिन जब उसने देखा कि शुभम कुछ लड़कों से लड़ रहा है तो उसकी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि शुभम गुस्से में बहुत तेज था। वह गुस्सा उसके सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता था। उस दिन वह थोड़ी देर के लिए डर गई। वास्तव में शुभम अपने प्यार में फंस गया और उसके प्यार की असली ताकत सामने आ गई। तो वह क्या करे? लेकिन जल्दी ही उसने खुद को समझाया। लड़के भी सिर्फ समय बिताते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्यार में फंसते हैं वह अपना जुनून दिखाते हैं। उस दिन वह लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी और शुभम उसके पास से पास होकर रख गया। अचानक उसने कुर्सी से फिसलने का अभिनय किया। जमीन पर गिरने से पहले शुभम ने उसे पकड़ लिया। शुभम ने देखा कि वह खूबसूरत छोटी लड़की अपनी आंखों में अजीब सी चमक लिए खड़ी थी। आज तक उसने इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थीं। वह जल्दी से दूर हो गई और उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। शुभम भी अपनी जगह चुपचाप बैठ गया। उस समय लाइब्रेरी में कोई और नहीं था। एक्सक्यूज मी, उसने धीरे से शुभम को बुलाया, क्योंकि वहां शोर करने की अनुमति नहीं थी। शुभम ने किताब बंद की और उसे किनारे रख दिया और पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसकी आदत थी कि अगर कोई उसे बुलाए तो वह अपना सारा काम छोड़कर पूरी ध्यान उस पर देता था। यह देखकर वह लड़की बहुत चौंक गई, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाया और कहा, मैंने सर विकास से एक किताब मांगी थी। उन्होंने बताया कि तुमने वह किताब उनसे ले ली है। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए वह किताब दे सकते हो? शुभम को याद आया कि उसने सर विकास से एक किताब ली थी और उसे वापस देना भूल गया था, और वह किताब अभी भी उसके बैग में रखी हुई थी। उसने चुपचाप किताब निकालकर उसे सौंप दी। किताब देने के बाद वह चुपचाप वहां से उठकर चला गया, जबकि सिमरन गुस्से में उसकी पीठ को घूर रही थी। कुछ दिनों से लोग उन्हें देख रहे थे। जब वह यूनिवर्सिटी से बाहर आई तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके सभी दोस्त भी जा चुके थे, लेकिन वह शुभम शर्मा के मामले में वहीं रुकी हुई थी। यह उसकी बदकिस्मती थी कि शुभम उसे एक बार भी नहीं देखा। अभी वह यूनिवर्सिटी के उस हिस्से में पहुंची तो कुछ शरारती लड़कों की आवाजें सुनाई दी। अरे ओ हसीना, अकेले कहाँ जा रही हो? उसने मुड़कर देखा। कुछ शरारती लड़के वहां मोटरसाइकिल पर सवार थे। उसका दिल डर से भर गया।
उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन इसके बावजूद वह पहले ही बाइक रोक चुके थे। उनमें से एक बाइक से उतरकर उसकी ओर बढ़ा। उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि शुभम शर्मा था, जो यूनिवर्सिटी से उसे फॉलो करके आया था। उसने देखा कि वह लड़के उसी सड़क की ओर जा रहे हैं जहां लड़की जा रही थी। जब उसने देखा कि अगर वे उसे परेशान कर रहे हैं, तो वह बिना देर किए वहां पहुंचा। लगभग 5 मिनट में उसने उन लड़कों को बुरी तरह सबक सिखा दिया। उन्हें संभालने के बाद उसने पलटकर सिमरन की ओर देखा। वह दीवार के पास कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। शुभम ने भी उन आंसुओं को महसूस किया। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तुम इस समय अकेले क्यों जा रही हो? उसने उसे घूरकर पूछा। वह रोती हुई बोली, मेरे सभी दोस्त जा चुके थे। मैं यूनिवर्सिटी में अकेली रह गई थी। मैं किसी को बुलाती कि मुझे लेने आए। तुम्हें नहीं पता कि यह इलाका लड़कियों के लिए कितना खतरनाक है और सुरक्षित नहीं है। उस समय सिमरन बहुत डर गई थी, लेकिन शुभम ने उस पर ध्यान दिया। शुभम उसकी चिंता कर रहा था। अब वह घर कैसे जाएगी? उसने आंखें झुकाकर कहा, मैं बस से जाऊंगी। हमें तुम्हें भी घर छोड़ देना चाहिए। उसने मना करना शुरू किया, लेकिन शुभम ने घूर कर उसे चुप करा दिया। बस यहां थोड़ी दूरी पर छोड़ दूं? उसने शुभम से कार रोकने को कहा। ठीक है, तुम अपने भाई को कॉल कर लो, क्योंकि अब काफी देर हो गई है और सड़कें सुनसान हैं। तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, यह इलाका बहुत सुरक्षित है। हमारी कॉलोनी में हर कोई मुझे जानता है। शुभम ने उसे शांत किया और धन्यवाद कहकर अंदर चली गई। यह दोनों की तीसरी मुलाकात थी। पहले की मुलाकातों में वह उसके दोस्तों के बारे में जानती थी, लेकिन इस मुलाकात में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह सारा श्रेय खुद लेना चाहती थी। उसने शुभम की आंखों में अपनी पसंद देखा और फिर उसके बाद शुभम से बात करने की कोशिश शुरू कर दी। उसका उद्देश्य केवल यही था कि शुभम उसे अपनी ओर आकर्षित करे। कभी वह उसके पास जाकर नोट्स मांगती, तो कभी किसी कॉन्सेप्ट में मदद लेती। समय तेजी से बीत रहा था। अब तक उन दोनों में नंबर भी ट्रांसफर हो चुके थे। रात तक वह उससे फोन पर बात करती रहती। वह जानबूझकर शरारत करती और ऐसे काम करती जो शुभम नहीं चाहता था। शुभम के जीवन में अब तक कोई लड़की नहीं आई थी। ये उसकी जिंदगी में पहली लड़की थी जो आई थी। सिमरन की बातों में कुछ मासूमियत और शरारत थी, जिससे शुभम उसके साथ बात किए बिना भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता। वह अपने दादा को जानता था। उनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ दिन पहले वह अपने हवेली लौटे और उस समय वह दादा के साथ बैठे थे। दादा मुस्कुराए और उसे अनुमति दी। उन्होंने कहा, मेरे लिए एक लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूं और उसे शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसका रिश्ता लेकर उसके घर जाओ। मैं उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद वह गरीब परिवार से है, लेकिन दादाजी ने कहा कि वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें भी वह इतनी पसंद है तो यह काफी है। और जहां तक वह गरीब है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात की गारंटी देना, वह परिवार के संबंध में सही रहे। यह बात शाम तक हुई। शुभम ने उस लड़की की तारीफ में आकाश छू लिया। इस बार वह वीकेंड में घर भी गया ताकि उसके दादा कुछ ना कहें। अगर दादा मान गए तो उसके माता पिता मना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने सारा मामला दादा के हाथ में दे दिया। रात के समय भी वह उसी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसका मोबाइल बजी। उसने देखा कि सिमरन की कॉल आ रही थी। वह कभी खुद कॉल नहीं करती, हमेशा उसे ही कॉल करती थी। उसने तुरंत उठाकर कहा, शुभम शर्मा, आज माफ करना। मेहमान आने की वजह से बहुत व्यस्त था और अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूं। तुम्हें पता है कि हवेली में कितने काम हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे।
सिमरन ने अच्छी तरह जान लिया कि वह क्या बात करना चाहता है, क्योंकि यह बात नोट की हुई थी कि शुभम हमेशा बात करते समय चुप रहता था। उसका चेहरा प्यार से देखो, लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पा रहा था। सिमरन जानती थी कि वह पूरी तरह प्यार में डूबा हुआ है और अब उसे अपने प्यार का इजहार करने में देर हो चुकी थी। जैसे ही वह प्यार जताएगा, वह अपनी शर्त जीत लेगा और पूरी 60 फेस्ट हासिल कर लेगा। यह सोचकर सिमरन बहुत खुश थी और शायद आज शुभम कुछ बोलने वाला था। खुशी से सिमरन का दिल धड़कने लगा। मैं तुमसे बात करूं, मैं सुन रही हूं। उसने शुभम को अनुमति दी। अब मैं तुम्हारे आने तक इंतजार नहीं करूंगी। मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती हूं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाना चाहती हूं, ऐसा माहौल जहां केवल हम दोनों हों। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो आप बुरा नहीं मानोगे। तुम बस डिसाइड कर लो कि किस दिन हम उस जगह जाएं और मुझे तारीख बताओ, ताकि मैं उसी के अनुसार अपने घर से छुट्टी ले सकूं। बहुत जल्दी तुम्हारी परेशानी भी आसान हो जाएगी। फिर तुम्हें बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने यह कहकर पूरी तरह चुप रह गई। इस समय अर्थ समझाने का कोई मौका नहीं था। जब हम मिलेंगे तब सब कुछ अच्छी तरह समझा दूंगी। अचानक सिमरन ने अपनी सगाई हार्दिक की आवाज सुनी और वह बहुत चौंक गई। मुझे सुनो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूंगी। यह कहते ही उसने कॉल काट दी। इतने दिनों तक कहाँ गायब थी? हार्दिक कमरे में आया और उस पर सवाल करने लगा। तुमने मुझे इन दिनों बिल्कुल भी समय नहीं दिया और लगातार मुझे नजरअंदाज कर रही हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? वह आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था। हार्दिक और सिमरन की मंगनी लगभग 6 महीने पहले हुई थी। हार्दिक अपने इलाके में रहता था और अच्छा काम करता था। शुरू से ही दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। मोलर हार्दिक के घर जाने का मन करता और आज भी वह बिना हिचक उसके कमरे में गई और अब उसके सवालों का जवाब दे रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस पढ़ाई के कारण थोड़ी व्यस्त थी। उसने चोरी छुपे आंखें झुकाकर कहा। तुम पढ़ाई पहले भी करती थी और फिर भी मेरे लिए समय निकालती थी। मुझे लगता है कि कुछ और है। अगर कोई समस्या है तो तुम मुझसे खुले तौर पर बता सकती हो। नहीं, मैं कह रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई समस्या होती तो मैं पहले आती और बताती। हार्दिक उसका बचपन का दोस्त और पहला प्यार था। वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था और सिमरन किसी और को इतनी अहमियत नहीं दे सकती थी। हार्दिक ने गहरी सांस ली और 2 कदम आगे बढ़कर सिमरन के हाथ अपने हाथों में ले लिए। सिमरन, मुझे इस तरह लापरवाह मत रहने दो। तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारी लापरवाही में जा सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह कहते हुए उसने सिमरन के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और सिमरन ने बहुत खूबसूरत महसूस किया। जब भी हार्दिक उसके पास होता, सब कुछ ठीक लगता और वह सब कुछ भूल जाती। आगे बढ़कर उसने अपना सिर हार्दिक के कंधे पर रखा। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। बस पढ़ाई के कारण मैं तुम्हें ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। हार्दिक के दिल में राहत थी। उसने सिमरन को अपने कंधे पर रखते हुए बिस्तर पर बैठाया और अपने घुटनों पर सिर रख लिया। सिमरन ने अपने हल्के बालों में अंगुलियों से मसाज करना शुरू किया। ठीक है सिमरन, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हारी दोस्त रिया पिछले कुछ दिनों से लगातार कॉल कर रही है। एक बार मैंने गलती से फोन उठा लिया था, लेकिन वह बहुत बड़ी और समझदार लड़की है। मुझे सिरदर्द हो गया। तुम्हारी दोस्त थोड़ी परेशान है, वरना तुम जानती हो कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं जो लड़कों के पीछे पड़े रहती हैं। फिर भी वह बार बार मुझे कॉल करती रहती है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता और अब मैं उसका नंबर ब्लॉक करने जा रहा हूं।
यह सुनकर, रिया के बारे में सोचकर शुभम का दिल एक पल के लिए अजीब सा हुआ और उसके मन में चेतावनी की घंटी बजने लगी। हार्दिक के लिए वह थोड़ी बात बताना चाहता था, बाकी सब मैं उसे समझा दूंगा। उसने हार्दिक को यह नहीं बताया कि रिया क्या कर रही है और हार्दिक से बात करना कितना मुश्किल था। उसने तय किया कि कल जरूर पूछूंगा। लेकिन अगले दिन रिया यूनिवर्सिटी नहीं आई। इतना ही नहीं, शुभम शर्मा इस हद तक खो गया कि उसे यह सब पूरी तरह भूल गया। उस समय दोनों शहर के सबसे बड़े होटल में मौजूद थे। वे अंदर गए और देखा कि पूरा हॉल खाली था। केवल एक टेबल थी जो बहुत सुंदर ढंग से सजाई गई थी। चारों ओर गुलाब के पंखुड़ियां बिछी हुई थीं। सब कुछ जैसे एक सपना लग रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ चौंकाने वाला था, लेकिन उसके दिल में हर भावना खाली थी, क्योंकि वह शुभम से प्यार नहीं करती थी। वह केवल अपनी शर्त के अनुसार उसे 60 रुपये के बदले में पाना चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, ये सब क्या है? जवाब देने के बजाय वह जमीन पर घुटने टेक कर उसके सामने अंगूठी रख दी। मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर रही हूं। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगी। जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, मेरा खुद का दिल पूरा महसूस करता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने खुशी खुशी अपने हाथ होंठों पर रखकर जल्दी जल्दी हां कहा। उसने अपना हाथ शुभम शर्मा को बढ़ाया और शुभम ने उसके नाजुक हाथ में हीरे की अंगूठी पहनाई। जैसे ही वह होटल में प्रवेश की, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही थीं। इसके बाद शुभम ने उसे बताया कि वह उसे उसी दिन से पसंद करने लगा था, जब उसने पहली बार लाइब्रेरी में उसे देखा था। वह बाकी लड़कियों से अलग थी, क्योंकि बाकी लड़कियां उससे बात करने और संबंध बढ़ाने के लिए उसके पास जाती थीं, लेकिन वह पहली लड़की थी जो हमेशा जरूरत के अनुसार बात करती थी और अपने समय को कभी तंग नहीं करती थी। शुभम ने सिमरन को घर छोड़ा। सिमरन का परिवार यहां से जा रहा था। वे अपने घर लौट रहे थे, क्योंकि उसकी मां ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी बेटी की शादी कर देगी। उनकी सेहत भी बहुत खराब थी। सिमरन के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अब उसकी मां और बड़ा भाई जो देश के बाहर रहता था, उसके बिना उसकी मां अकेले रहती थी। लोग अभी भी पंजाब से शिफ्ट हो रहे थे। तय हुआ कि उसकी मां की शादी के बाद वह अपने मामा के घर चली जाएगी, जबकि वह अपनी शादी के घर जाएगी और वहां शिफ्ट होगी। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात थी, उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने भी एडमिशन केवल हार्दिक के लिए लिया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में रिया एक शांत और सुनसान कोने में फोन पर बात कर रही थी। उस समय यूनिवर्सिटी के आसपास कोई छात्र मौजूद नहीं था। वह पूरी कहानी रिया को बता रही थी। रिया, तुम और बाकी सभी लड़कियां मेरे पर्स में पैसे तैयार रखो। मैंने शर्त जीत ली है। मेरे झूठे प्यार में शुभम शर्मा पूरी तरह फंस गया है। उसने रिया को पूरी कहानी बताई कि उसने कैसे शुभम शर्मा को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया। शुभम शर्मा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे अकेले देखकर ही बात करने के लिए गया। सच जानने के बाद उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसने सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की इतनी बड़ी चाल चल सकती है, और वह भी केवल 600 रुपये के लिए उसके इमोशंस के साथ खेल सकती है। बातचीत करने के बाद वह फिर से शुभम शर्मा को खोजने लगी, और यहां तक कि जब तक वह यहां थी, शुभम शर्मा के साथ समय बिताना चाहती थी। आखिरकार वह सप्ताहों तक सभी को शॉपिंग के लिए ले जाती, उसे बड़े होटलों में घुमाती, और अब वह सारी चीजों की आदत हो गई थी। लेकिन वह निराश हो गई, क्योंकि शुभम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर जाते समय उसने शुभम को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। यह सिलसिला
1 हफ्ते तक चलता रहा। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सिम योजना को तोड़ दिया। उसकी योजना सफल रही। उसने शर्त जीत ली और वह अपनी शर्त की रकम भी ले चुकी थी। अब उसका शुभम से कोई मतलब नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर शुभम शर्मा उसके बारे में पूछे तो कोई बहाना बना दे या बताएं कि घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती कर दी। उसे यह सब बहुत आसान लगा, जबकि यह उतना ही मुश्किल होने वाला था। वह पंजाब अपने मामा के घर आ गई थी। उसकी शादी की तैयारी भी चल रही थी। उस समय वह पार्लर में थी और आईने में अपनी दुल्हन जैसी सजावट देख रही थी। आज उसका हल्दी हुआ था और उसने हल्दी की लहंगा पहनी थी। वह निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत दिख रही थी और किसी को भी दीवाना बना सकती थी। अचानक वहां काम करने वाली एक लड़की आई। उसने कहा, तुम्हें ले जाने के लिए आई हूं। उसके कजिन ने थोड़ी देर पहले उसे वहां छोड़ा था क्योंकि उसे ड्रेस बदलनी थी। सिमरन को यह पसंद नहीं आया, लेकिन वह दृढ़ थी और उसने कहा, मैं अकेले ही यहां से अपने पहले घर तक और फिर होटल तक पहुंच जाऊंगी। जैसे ही वह पार्लर से बाहर निकली तो नकाबपोश आदमी उसके पास आए। उन्होंने उसे बेहोश करने के लिए रूमाल उसकी नाक पर रखा। जब उसने होश पाया तो कमरे में बहुत बड़ी और आलीशान सजावट थी। सामने शुभम शर्मा कुर्सी पर बैठे थे और ठंडी और खून भरी आंखों से उसे घूर रहे थे। उसे देखकर सिमरन बहुत घबरा गई। शुभम और यहां आने का मतलब क्या था? वह उसे पकड़ने आए थे और अब उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। वह कांप रही थी, लेकिन जल्द ही शुभम ने खुद को संभाला और कहा, शुभम, तुम यहां कैसे हो और मुझे यहां इस तरह लाने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। मैं बहुत रोई, तुम्हारे लिए बहुत कष्ट झेला और फिर मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी की बात आगे बढ़ाई। शुभम ने अपनी बढ़ी हुई आवाज से उसका मुंह बंद कर दिया। उसने फिर चिल्लाना शुरू किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जज्बातों के साथ खेलने की? तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे आसानी से धोखा दे दोगी और मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं लूंगा? जितना मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह पूरी तरह से असहाय हो गई। तुम समझती हो, तुमने केवल 60,000 रुपए की शर्त के लिए मेरे जज्बातों के साथ खेला। तुम अपनी महबूब से शादी करना चाहती हो और मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। तुम शादी करोगी, लेकिन तुम्हारी शादी तुम्हारे फैंसी के साथ नहीं, बल्कि मुझसे होगी, यानी जिसके साथ तुम प्यार करती हो। उसने कहा, मुझसे प्यार किया ना? मेरे प्यार का इजहार किया। मेरी अंगूठी भी तुम्हारे उंगली में पहना। दिखाई तो दो, मैंने तुम्हें पहनाई थी ना? शुभम अपनी आंखें पीछे पलटकर अपनी हाथों की ओर देखने लगा, लेकिन अब शुभम ने अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनी थी, बल्कि हार्दिक ने पहना था। वह चमक रही थी। शुभम की अंगूठी उसने छुपा ली थी। यह बहुत कीमती हीरे की अंगूठी थी। इसकी कोई जानकारी नहीं थी। शुभम उसकी हीरे की अंगूठी पहनने वाला था। सिमरन ने उसका हाथ पीछे खींचा और कहा, तुम पागल हो गए हो शुभम। मुझे छोड़ दो और मुझे घर छोड़ दो। मेरी शादी आज है। अगर शादी होगी तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन शादी उस लड़के से नहीं जिससे तुम चाहती हो, बल्कि मुझसे होगी। आज उसे जुनून में देखकर और उसी समय सिमरन बहुत हिल गई। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं हार्दिक से प्यार करती हूं। मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूं? उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। कृपया मुझे माफ कर दो। यह सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। तुम्हारे छोटे मजाक ने मेरे जीवन का नजरिया बदल दिया। सिमरन मुस्कुराते हुए हमेशा जिंदा दिल थी। शुभम ने जीवन का आनंद लिया। वह जानता था कि सामने कौन खड़ा है, जिसका नाम शुभम शर्मा है। वह बहुत जिद्दी था,
और जो करता है वही करता है, और तुम मेरी हो। वह लाल शादी की जोड़ी के साथ उसके करीब था। सिमरन की जिंदगी उसके गले में फंसी हुई थी। मुझे मत आओ, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम पसंद नहीं करोगी। क्यों? तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे शादी करना पसंद नहीं करती, हनीमून मनाने के लिए मुझसे शादी नहीं करोगी। अब मैं सब कुछ कर रहा हूं, पहले शादी और फिर बाद में शादी की पहली रात। एक बार दुल्हन की तरह मेरी एसआईजेड को सजाया जाएगा। मैं ऐसा आराम दूंगा कि पूरी जिंदगी मुझे कभी ना भूलेगी। शुभम के चेहरे पर समय चट्टानों की तरह कठोर था। आंखों में लाल अंगारों जैसी क्रोध सहन करने वाली आग थी। सामने बैठी लड़की जिसे वह अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था, उसके साथ वह यह सब करेगा, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। और अब उसकी इनकार पर वह पूरी तरह से जुनूनी हो गया था। शादी की लाल जोड़ी की ओर बढ़ रहा था, उसे पहनाकर मुझसे शादी करने के लिए, जबकि सिमरन डर के मारे कांप रही थी। शुभम शर्मा को ऐसे भावुक व्यक्ति के रूप में वह कहाँ जानती थी। वह पढ़ाई में अच्छे लड़के को समझने वाला था, लेकिन आज उसके सामने जो खड़ा था वह वही शुभम शर्मा नहीं था। जो सिमरन की पसीना बचाता, वह सब झूठ था। वह बस तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग कर रहा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कृपया माफी मांगो। मैं मरने के बाद भी तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी सगाई किसी और से हो गई है और अब उसकी शादी भी हो रही है। दोस्तों के कहने पर उसने मुझ पर शर्त लगाई थी कि तुम्हें प्यार के जाल में फंसाऊंगा, और मैं उस शर्त में भी जीत गया। अब तुम भी अपना रास्ता पकड़ो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न ही तुम्हारी शादी कर सकता हूं। यह सुनकर वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ। शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शुभम शर्मा है। मेरा जो है वह मेरे पास रहेगा, तुम्हारे जरिए। तुम मेरी हो। शादी सही नहीं है, लेकिन बिना शादी के भी मैं तुम्हारे प्यार के साथ रहूंगा। यह कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी लाल जोड़ी को फेंक दिया और एक झटके के साथ सिमरन को उसकी कलाई पकड़कर पास खींच लिया। सिमरन ने उसके मजबूत हाथों को पकड़ लिया और उसकी नाजुक कमर बढ़ रही थी। धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर बढ़ने लगे और सिमरन की ब्लाउज की डोरी तक पहुंच गए। सिमरन की सांस गले में अटक गई। उसने अचानक अपना चेहरा उठाया और शुभम की तरफ देखा, जहां शुभम की आंखों में क्रोध, नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी। इस मोड़ तक शुभम को लाने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ सिमरन। सिमरन की आंखों से दो आंसू गिर पड़े। आज उसकी अपनी गलती पर उसे बुरा लग रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे खुले, कृपया शुभम। लेकिन शुभम ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ की अंगुली उसके कांपते नरम होठों पर रख दी। आज सिमरन मुझे रोक नहीं सकती। यह कहते हुए शुभम ने एक झटके में उसकी डोरी खोल दी। अगले ही पल वह नीचे झुक गया और गिर गया। सिमरन की सुंदरता शुभम की आंखों के सामने थी। उसने बेताब होकर सिमरन के कांपते नरम होठों को अपने होठों पर रखा और सिमरन बेहद बेचैन थी। वह सिर्फ साहसिक कार्य पसंद करता था। यहां तक कि दोस्तों के साथ यह सब ठीक था, लेकिन आज एक गैर आदमी उसके इतना करीब आया कि उसकी आत्मा तक छलनी हो गई। हार्दिक तक भी उसने हृदय की सीमा में बातचीत की थी। आज शुभम ने सभी पर्दे हटा दिए थे। उसकी गर्म होठों के स्पर्श को महसूस करते हुए आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे। मुझ पर अत्याचार मत करो शुभम, मैं मर जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और अब तुम्हें इसका हिसाब भी देना होगा। किसी से बहस किए बिना मुझसे शादी करने या हनीमून के लिए तैयार हो जाओ। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने शुभम की आंखों में जलती हुई आग देखी थी।
वह जानती थी कि आज सिमरन बिना उसके अधिकार लिए शादी नहीं कर सकती और किसी और के साथ पाप कर सकती थी। किसी ने भी शादी से पहले आदमी के इतना करीब जाकर रिश्ता नहीं बनाया था। यह उसकी आंखों में सबसे बड़ा पाप था। और अब यह पाप करते हुए उसने सिमरन के होंठों पर मुस्कान देखी। शुभम ने अपनी क्रोध की आग को काबू में करते हुए सिमरन की ब्लाउज की डोरी बंद की और उसका हाथ पकड़कर सीधे मंदिर की ओर ले गया। वहां दोनों ने शांतिपूर्वक शादी कर ली। शुभम ने हर चीज का इंतजाम खुद सुनिश्चित किया। इसके बाद वे कोर्ट भी गए, जहां उन्होंने कोर्ट मैरिज की। सिमरन के हाथ पर साइन करते समय शुभम का हाथ जोर से कांप रहा था। वहीं दूसरी ओर उसका परिवार बहुत परेशान था। हार्दिक का गुस्सा उबाल पर था और इस दौरान रिया ने अपनी चाल पूरी की। उसने जो जाल सिमरन के लिए बिछाया था वह बखूबी सफल रहा। शुरुआत से ही हार्दिक को पसंद करने वाली रिया चाहती थी कि सिमरन किसी और के हाथ न जाए, इसलिए उसने सिमरन को शुभम शर्मा की ओर मोड़ दिया। अब जब सिमरन घर से निकली, रिया की आखिरी शर्त भी पूरी हो गई और उसने सोचा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। उसने हार्दिक के सामने झूठे पछतावे के भाव दिखाए, लेकिन उसका दिल गुस्से से भर गया। हार्दिक ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, रिया, इसके बारे में मत बोलो, पर तुम देखो कि सिमरन अब हमारे और इस घर के लिए नहीं है। वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। रिया ने जवाब दिया कि सिमरन ने उसे धोखा दिया, जबकि असलियत कुछ और थी। उसने हार्दिक को सभी रिकॉर्डिंग दिखाई और बताया कि सिमरन एक अमीर आदमी के जाल में फंस गई और उसके साथ भाग गई। का दिल उस समय भारी हो गया, क्योंकि उसने समझा कि सिमरन ने उसे धोखा दिया है। अब सिमरन उसकी पत्नी बन चुकी थी और शादी की पहली रात में उसका गुस्सा उबल रहा था। सिमरन जो भी कह रही थी, शुभम का क्रोध और उसका जज्बा उसकी नाजुकता पर उतरना चाहता था। उसने उसे चोट पहुंचाने के लिए करीब जाकर अपनी क्रोध की आग फैलाई, उसके होंठों पर और अधिक आक्रोश उतार दिया। सिमरन इस शौक में पूरी तरह डरी हुई थी। आंसू उसकी बड़ी काली आंखों में भरे थे और जब उसके गले में नमक जैसा स्वाद आया तो शुभम भी चौंक गया। अगले ही पल उसने उसे अपने पास से हटा लिया। हाँ, वह उसे सजा देना चाहता था, चोट पहुंचाना चाहता था, अपनी आग को शांत करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया। सिर्फ उस लड़की की आंखों में आंसू देखकर वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका और बिना किसी क्रोध के कमरे से बाहर निकल गया। वह अपने आप पर गुस्से में था, लेकिन उस लड़की के सामने हमेशा ही उसकी नरमी झलक रही थी। शायद यह प्यार ही था जिसकी वजह से वह हमेशा कमजोर पड़ जाता था। सिमरन पूरी रात रोती रही और एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। जैसे ही सुबह की रोशनी फैलती, वह कमरे से बाहर आई। चारों ओर गहरी चुप्पी का राज था। सिमरन ने अपने महल से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया। जब उसने सुरक्षा देखकर आगे बढ़ने का मन बनाया, तब भी वह पीछे हट गई। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि पूरे समय शुभम शर्मा बिना अनुमति के उसके पास नहीं आए। उन्होंने न केवल उसका ख्याल रखा, बल्कि उसकी हर जरूरत पूरी की। हालांकि वह सिमरन से बदला ले सकते थे, पर उन्होंने अपने प्रेम के कारण उसे माफ कर दिया। उसका एक ही उद्देश्य था, सिमरन को अपने प्यार में बांधना और यह सुनिश्चित करना कि सिमरन हमेशा उसके पास रहे। सिमरन अपनी शरारतों से हमेशा शुभम को चिढ़ाती रहती थी। उसके सामने मुंह बनाती, चिल्लाती और हंसी मजाक करती। एक दिन ऐसा मौका आया कि शुभम उसे बाहर घुमाने ले गया। वह जगह हरियाली से भरी थी और सिमरन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने एक छोटा सा चाकू छुपा रखा था और उसे घायल करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शुभम उससे बेखबर नहीं था।
थोड़ी ही दूरी पर पहुंची थी कि शुभम के लोग उसे पकड़कर फिर से उसके पास ले आए। उस समय सिमरन बहुत डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शुभम इस बार सबसे कठोर सजा देगा। लेकिन शुभम ने अपनी क्रोध की आग नहीं दिखाई। उस दिन भी उसने सिमरन के घाव की सफाई की और मरहम लगाया। जब दर्द से आंसू उसकी आंखों में भर आए, शुभम के होंठों से सिसकियां निकल रही थीं। सिमरन दर्द में तड़पती हुई उसके पास आई और धीरे से कहा, तुम आखिरकार मुझे किस कर रहे हो? क्या मैं मिट्टी की हूं? क्या तुम मुझे सजा दे रहे हो या अपने पास रखना चाहते हो? शुभम ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं बस उस बुरी चीज को दूर कर रहा हूं जो मेरे दिल में है। इसमें प्यार नहीं, केवल एहसास है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यही पहली नजर का प्यार है। सिमरन अपने आंसुओं को पोंछते हुए बैठ गई। शुभम के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में सिमरन के लिए सच्चा प्यार ही था। वह उसे कभी दुखी नहीं होने देना चाहता था। 3 महीने बाद शुभम ने समझा कि उसका दिल किसी और के लिए प्यार नहीं रख सकता। यही वजह थी कि वह सिमरन को उसके परिवार के पास छोड़ गया और उसे यह अधिकार भी दिया कि अगर वह चाहे तो तलाक ले सकती है। जब सिमरन हार्दिक के घर पहुंची, उसने जो दृश्य देखा वह विश्वास से परे था, क्योंकि वहां रिया मौजूद थी। हार्दिक ने उसे देखकर गुस्से में उसे थप्पड़ मारा। उसकी छाती फटी जैसी महसूस हुई। शुभम ने रिया और हार्दिक को डांटा, लेकिन सिमरन के सामने हमेशा उसकी सुरक्षा और प्रेम था। उसने धीरे धीरे सिमरन को उठाया, उसकी चादर उसके चारों ओर लपेटी और उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया। सिमरन रो रही थी, लेकिन शुभम हमेशा उसके साथ खड़ा था। उसने पहले उसके दिल के साथ खेला, फिर उसकी जिंदगी को अपने हाथ में लिया। एक व्यक्ति के लिए जो तुरंत अपने मित्रों के शब्दों पर विश्वास कर ले, उसे यह समझने में समय लगा कि शुभम उसके लिए सब कुछ सहन करने को तैयार है। और वहीं शुभम शर्मा था, जो सब कुछ जानता हुआ भी सिमरन को माफ कर चुका था। रिया का उद्देश्य भले ही सफल हुआ हो, लेकिन उसे कोई सुकून नहीं मिला, क्योंकि जब भी हार्दिक सिमरन का नाम लेता, उनके बीच हमेशा बहस होती रहती थी। उस दिन सिमरन अपने घर शुभम शर्मा के साथ लौट आई। वह कई घंटों तक रोती रही, अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर पाई, लेकिन उसके दिल में यह निश्चित था कि जल्द ही वह शुभम के प्यार में पूरी तरह से डूब जाएगी। उसने खुद कहा, यदि मैं तुम्हारे करीब आती हूं तो समझ लेना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी दबाना नहीं चाहती। तुम हमेशा अपने अधिकारों के साथ मेरे पास रह सकते हो। शुभम ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देकर आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। उसने कहा, यदि तुम पूरे जीवन मेरे पास नहीं भी आओ, तब भी मैं तुम्हारे प्यार का सम्मान करूंगा और तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करूंगा। सिमरन उसकी मासूमियत भरी मुस्कान देखकर खिल उठी और बोली, मेरे लिए तो यह जीवन ही सबसे खुशहाल है। तुम्हारे सामने होने से बड़ी कोई खुशी नहीं। अगले दिन शुभम ने उसे अपने परिवार के सामने अपनी पत्नी के रूप में पेश किया। शुरू में परिवार को गुस्सा था, लेकिन शुभम के समझाने और अपने प्यार की गहराई दिखाने के बाद उन्होंने सिमरन को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में सिमरन को सरदारी का दर्जा मिला और सब उसे सम्मान देने लगे। शुभम और सिमरन ने अपने जीवन में एक दूसरे का हाथ थाम लिया और समझा कि सच्चा प्यार केवल अधिकार और संबंध नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और भरोसे में होता है। एक दिन जब सिमरन को यह खबर मिली कि शुभम को किसी गंभीर खतरे से बचाया गया, उसने महसूस किया कि उसका प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके जीवन की हर परिस्थिति में सच्चा और मजबूत है। दोनों ने उस दिन से अपनी नई शुरुआत की, अपने प्यार और विश्वास के साथ जीवन के हर पल को
एक दूसरे के साथ जीना शुरू किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्यार केवल मिलने और साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, भरोसे और सुरक्षा में भी प्रकट होता है। जो लोग अपने प्यार को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं, वही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। और जब प्यार सच्चा हो, तो बाधाएं केवल इसे मजबूत बनाती हैं और जीवन को एक सुंदर, स्थायी अनुभव में बदल देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल वंशिका स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। हम मिलते हैं आपके साथ जल्द ही एक ऐसी रोमांटिक कहानी लेकर। धन्यवाद।